Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the second chapter of class 9th Socialism in Europe and the Russian Revolution. So basically हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि सोशलिज्म का जो आइडिया है यूरोप में किस तरीके से पनपता है और फैलता है, इवन पूरे वर्ल्ड में फैलता है और किस तरीके से इसी का एक तरीके से हम रिजल्ट कह सकते हैं रशिया में रशियन रिवोल्यूशन होने का। ठीक है, तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी, एक बैकग्राउंड के लिए हम समझ लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होने के बाद सोसाइटी में इनइक्वालिटी थी। अमीर और अमीर हो रहे थे, गरीब और गरीब हो रहे थे। तो एक तरीके से बिजनेस और वर्कर क्लास वाला जो सिस्टम है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी के बीच में एक आइडिया हमारे सामने निकल कर आता है सोशलिज्म का। और ये जो सोशलिज्म का आइडिया है ये वेलफेयर एंड इक्वालिटी की बात करता है सोसाइटी में। ठीक है, साथ ही बात करता है कलेक्टिव ओनरशिप की कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली उन पर कंट्रोल होना चाहिए सोसाइटी में सबका। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसमें डिस्कस करते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। ऑलरेडी हम पढ़ते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में फ्रीडम, इक्वालिटी, इंडिविजुअल राइट्स जैसे जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं वो स्प्रेड होते हैं। ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद निकल कर आते हैं। इवन ये आइडिया जो हैं पूरे वर्ल्ड में फैल जाते हैं। ठीक है, तो अब वो ये समझने लगे थे कि अब ये जो रेवोल्यूशन हुआ है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, तो इसके बाद हम सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब जो जिन लोगों के पास पावर नहीं थी, उस टाइम में बात करें थर्ड स्टेट के पास नहीं थी, तो अब वो थर्ड स्टेट भी जो है पावर में आ सकती है। ठीक है, अब जो चर्च है या राजा है सिर्फ उन्हीं के पास पावर रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी थी। ऐसे इंडिया में हम देखते हैं कि ऐसे जो थिंकर्स थे लाइक हमारे राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो, ये दोनों थिंकर्स भी इन आइडियाज़ को डिस्कस करने लगे थे और इन्हें सपोर्ट करने लगे थे। इसी वजह से जैसे राजा राम मोहन रॉय है, उन्होंने हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स किया। सबसे मेजर उसमें से एक आता है सती प्रथा को ख़त्म करना। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें जो है इन सोशल रिफॉर्म्स की वजह से फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। के बाद हम बात करते हैं कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स की। लिबरल्स जो थे वो ये बिलीव करते थे कि सोसाइटी में रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए। मतलब सारे जो लोग डिफरेंट रिलीजन के सोसाइटी में रहते हैं उन्हें साथ में मिलकर अच्छे से रहना चाहिए। साथ ही साथ वो बिलीव करते हैं कि प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए इंडिविजुअल राइट्स को। इंडिविजुअल राइट्स लिबरल्स के लिए सबसे ऊपर थे। उसके बाद वो सपोर्ट करते हैं कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब जो ये गवर्नमेंट होगी इसमें इसके साथ ही एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होनी चाहिए। और वोटिंग राइट्स यहाँ पे वो सपोर्ट करते हैं कि उन मेंस को मिलने चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है। वो एक यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात यहाँ पे नहीं कर रहे थे और ना ही वुमेन्स के वोटिंग राइट की बात कर रहे थे। तो ये जो आइडिया है लिबरलिज्म का या लिबरल्स का, ये उनका बिलीफ था उस टाइम पे, वो जो मानते थे। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिकल्स। रेडिकल्स जो थे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन मेजॉरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे मेजॉरिटी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था कि इस लैंग्वेज पे बोलने वाले या इस रिलीजन के लोग ज़्यादा होंगे तो उनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब था जिस पे ज़्यादा लोग बिलीव करते हैं या जो ज़्यादा लोग चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने वुमेन्स राइट, वोटिंग राइट्स को सपोर्ट किया और साथ ही ये अगेंस्ट थे दोज प्रिविलेजेस जो कि लैंड ऑनर्स और वेल्दी फैक्ट्री ऑनर्स को मिले हुए थे। ये डिसलाइक करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये उसको सपोर्ट नहीं करते थे। बट इसका मतलब ये भी नहीं था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सपोर्ट बिल्कुल ही नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर अगर चेंज को लेकर हम बात करें तो ये रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। वो एक डायरेक्ट चेंज की बात करते हैं कि सीधा, जैसे अगर मोनार्की है तो सीधा रिवॉल्यूशन करो, ओवरथ्रो करो, जो स्टैब्लिश करना है वो स्टैब्लिश करो, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की। कंजर्वेटिव्स जो हैं अपोज करते हैं लिबरल्स को और रेडिकल्स को, और साथ ही साथ वो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज पे बिलीव करते थे। अब ये वाला जो पॉइंट है स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, ये बाद में आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ही ऐड हुआ था। क्योंकि आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्हें लगने लगा था कि जो आइडियाज़ आए भी हैं, ये सोसाइटी में जो चेंजेस भी आ रहे हैं, इससे जो ऑलरेडी
हमारे सामने जो मोनार्की का सिस्टम है, हमारे ट्रेडिशंस है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, तो इसलिए वो स्लो और ग्रेजुअल चेंज को सपोर्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं ट्रेडिशंस की। कोई भी ट्रेडिशंस होंगे उनको रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे मोनार्की होनी चाहिए तो ये सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को। चर्च का इंपॉर्टेंट रोल है तो ये उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, कंजर्वेटिव्स। अब यहाँ पे बात आती है उसके बाद में, हम ऑलरेडी पढ़ रहे थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी है और सोशल चेंज सोसाइटी में चल रहा है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में लेट 18th सेंचुरी में शुरू हो चुका था। साथ ही साथ अब नई सिटीज़ एग्जिस्टेंस में आने लगी थी, इंडस्ट्रीज़ बनने लगी थी और रेलवे का भी विकास होने लगा था अर्ली 19th सेंचुरी के आसपास। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, जहाँ लोग पहले एग्रीकल्चर वगैरह पे ज़्यादा फोकस करते थे, अब वो फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए जाने लगे थे, क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो रहा था। समाज में चेंजेस आ रहे थे। ऑब्वियसली हम सोशल चेंज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो इवन मैन हैं, वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, ये सारे फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। की वजह से अभी तो उतना इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस अभी चल ही रहा था, उतना डेवलप नहीं हुआ था, तो इसकी वजह से सोसाइटी में जो है अनएम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पुअर हाउसिंग थी, हाउसिंग सिस्टम अच्छे से बना नहीं हुआ था। जैसे आज हम इतने साफ़ सुथरे अच्छे घरों में भी रहते हैं, ढंग के बने हुए रहते हैं, उस टाइम पे इस तरीके से नहीं था। और कह सकते हो कि एक ही रूम में 5 6 7 8 लोग रह रहे हैं, अगर वो शहरों में जा रहे हैं, गाँव वाले लोग, ठीक है। और लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, साथ ही साथ लो वेजेस है, इतनी 10-12 घंटे काम करने के बाद भी उनको उतने वेजेस नहीं मिलते थे। साथ ही साथ सैनिटेशन की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, चाहे वो वॉशरूम में हो, ठीक है, या चाहे आपका डस्टबिन वाला सिस्टम हो कि कूड़ा कहाँ डालना है, कैसे डालना है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिकल्स एंड लिबरल्स की। बिलीव करते थे कि अगर लोगों को एजुकेटेड किया जाए, उन्हें एजुकेशन दी जाए, अगर लोग हेल्दी होंगे और वो फ्री टू वर्क और इन्वेस्ट करने के काबिल होंगे कि अपनी मर्ज़ी से वो जहाँ जो काम करना चाहते हैं कर सके, जहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सके, इससे सोसाइटी में प्रोग्रेस होगी, ये उनका मानना था। और स्पेशली हम बात करते हैं, लिबरल्स इस बात पे फोकस करते हैं कि इंडिविजुअल एफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है इन चीज़ों में। तो इसके बाद जो वर्कर्स ने क्या पॉइंट उठाए कि वर्कर्स ने इन्हीं लिबरल्स एंड रेडिकल्स मूवमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उनके मूवमेंट्स को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और साथ ही साथ ये डिमांड करने लगे कि उन्हें बेटर लिविंग चाहिए, कि हाउसिंग सिस्टम, उनके सैनिटेशन वो अच्छे होने चाहिए, और साथ ही साथ जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जैसे वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम कर रहे हैं और जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ की भी जो व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए, उनके वेजेस इंक्रीज़ किए जाने चाहिए, ये सारे डिमांड वो करने लगे थे। तो हमें पता चल रहा है कि सोसाइटी में किस तरीके की चीज़ें उस टाइम पे चल रही है। इसी बीच में जो नेशनलिस्ट है, जो बिलीव करते हैं एक सेल्फ रूल में, एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी में, और साथ ही लिबरल्स एंड रेडिकल्स ये बात करते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा। उनका मानना था कि अब हमें रिवॉल्यूशंस करने पड़ेंगे। अब रिवॉल्यूशंस करने के बाद हम ओवरथ्रो करेंगे मोनार्कीज़ को, क्योंकि उस टाइम पे बेसिकली हम यूरोप में बात करें तो मोस्टली मोनार्कीज़ थी। हम उसे ओवरथ्रो करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे नेशंस को, जो कि एक सिंगल आइडेंटिटी पर बेस्ड होगा। जैसे कि मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, चाइनीज़ हूँ, कोरियन हूँ, ये सारे बेसिस पे एक नेशंस को हम इस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे इक्वल राइट्स होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब सोशलिज्म यूरोप में किस तरीके से आता है, तो इस आइडिया के साथ आता है जब वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, तो लोगों ने, या हम बात करें सिंपली यहाँ पे वर्कर्स ने चैलेंज करना शुरू कर दिया था इस प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया को, कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिन लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उनकी ओनरशिप होती है, वो बाकियों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। उसकी जगह क्या होना चाहिए, कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए, और इसका प्रॉफिट भी कलेक्टिव प्रॉफिट में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, सबको बराबर शेयर मिलना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट सोशलिस्ट आइडिया, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन का कहना था कि जो कोऑपरेटिव सोशलिज्म है इसको वो सपोर्ट करते हैं, मतलब कॉपरेशन के बेस्ड पर सोसाइटी में वेलफेयर, इक्वालिटी और कलेक्टिव ऑनरशिप है। उसी के चलते वहाँ पे कोऑपरेटिव कम्युनिटीज़ बनाई जाएंगी, जो साथ में मिलकर काम करेंगे, आपस में कोऑपरेशन से काम करेंगे, और उसका प्रॉफिट उनके बीच में बांट दिया जाएगा बराबर। वहीं पे लुइस ब्लॉन्ग का कहना था कि गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें ऐसे कोऑपरेटिव्स को क्रिएट करना चाहिए, ताकि ये जो कैपिटलिस्ट बिजनेसेस है इसे क्या किया जाना चाहिए, रिप्लेस किया जाना चाहिए। अब ये कैपिटलिज्म की जो विचारधारा है, वहाँ पे बेसिकली क्या है, ऑनरशिप
एक इंडिविजुअल के पास है, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास है, ठीक है, वही जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं आपका, और उसकी जगह उस कैपिटलिस्ट बिजनेस को या उस कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ख़त्म करके हमें क्या इस्टेब्लिश करना है, सोशलिज्म। उसमें भी वो कोऑपरेटिव सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्स और एंजल्स के आइडियाज़, और कार्ल मार्क्स या एंजल्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है सोशलिज्म के आइडिया में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स का कहना है कि ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। इस कैपिटलिस्ट सोसाइटी होने का मतलब है कि जहाँ पे जो ऑनरशिप है वो केवल कुछ हाथों में है। अब कुछ हाथों में ऑनरशिप होने की वजह से वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन या वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं फॉर देयर ऑन बेनिफिट, और जो भी उन्हें प्रॉफिट मिलता है वो उसे शेयर भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये जो कैपिटलिस्ट है ये फैक्ट्रीज के मालिक है, फैक्ट्रीज में काम करने तो यही वर्कर्स जा रहे हैं, तो ये उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं इन वर्कर्स का खुद के प्रॉफिट के लिए। तो अगर हमें इन वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस कैपिटलिज्म सिस्टम को या कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो करें। उसकी जगह हमें इस्टेब्लिश करना है एक कलेक्टिव ऑनरशिप पर बेस्ड सोसाइटी यानी सोशलिज्म को। अब इस सोशलिज्म में जो ऑनरशिप होगी चीज़ों पे वो कलेक्टिव ऑनरशिप होगी। प्रॉफिट क्या होगा, शेयर किया जाएगा, कलेक्टिव प्रॉफिट शेयर किया जाएगा कलेक्टिवली बिटवीन द डिफरेंट पीपल्स। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिस्ट सोसाइटी। अब जब कलेक्टिव ओनरशिप स्टैब्लिश हो जाएगी तो बेसिकली या सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा तो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है सोशलिज्म का नेक्स्ट स्टेप है। अब ये कम्युनिस्ट सोसाइटी का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगी, क्लासलेस सोसाइटी होगी, साथ में स्टेट का भी रोल खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। पहले तो गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी इस स्टेज पे जाने के लिए। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी अल्टीमेट वो सोसाइटी है जहाँ पे स्टेटलेस और क्लासलेस सोसाइटी है, कलेक्टिव ओनरशिप है, कलेक्टिव प्रॉफिट है। सोशलिज्म से एक नेक्स्ट स्टेप है। अब ये सोसाइटी जब बन जाएंगी ओवर द टाइम, जब इस्टेब्लिश हो जाएगी तो अपने आप से एक यही फ्यूचर नेचुरल सोसाइटी बन जाएगी। जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि पहले जैसे राजा महाराजा हुआ करते थे तो हमें तो यही लगता था उस टाइम पे सोसाइटी में कि ये तो नेचुरल है, भगवान ने बनाया है। ओवर द टाइम चेंजेस हुए ना। आज हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक डिक्टेटरशिप है, टोटलिटेरियनिज्म है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं। तो इसका मतलब वो नेचुरल नहीं थी। तो वही कह रहे हैं अगर एक बार कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी तो वो फ्यूचर नेचुरल सोसाइटी अपने आप ही बन जाएगी ओवर द टाइम। Thank you so much for watching the video till the end. Please don't forget to like and share the video and subscribe my channel Polhis Tutor.